press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the 9th Maharashtra State Board History and Civics video lectures. The topic for today is India's internal challenges. India's internal challenges is the third chapter in history and civics. So let us begin with this chapter. See, in this chapter we will study what were the internal challenges that were faced by India. इंडिया के अंदर इंडिया कंट्री के अंदर कौन कौन से इंटरनल चैलेंजेस थे. जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि इंडिया के जो पंजाब स्टेट है, जो पंजाब के कुछ लोग सेपरेट कंट्री का डिमांड कर रहे थे, तो खलिस्तान मूवमेंट था. सो दैट वी हैव सीन. देन वी हैव सीन देयर वर प्रॉब्लम्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. So in this chapter we will discuss in detail about what were the challenges that were faced by Indian country. We know that in Kashmir there is a problem, and you must be seeing you must be seeing television news channels also. There is problem in Kashmir. There is also problem in North East India. Also there is problem in Punjab. So ये हम problems के बारे में देखेंगे और ये challenges के बारे में देखेंगे. ये challenges इंडिया की यूनिटी के लिए चैलेंज था. ये इंडिया का जो एक कंट्री है अपना इंडिया, जिसमें 29 स्टेट्स है, इसमें से कुछ स्टेट्स इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो अलग कंट्री बनाना चाहते थे. तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन सब चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया. सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर. So in this chapter, we are going to learn about some internal challenges that India faces. We shall see some internal challenges like separatist movement. Separatist movement means some movements or some people are demanding for separate country. मतलब उनको इंडिया में नहीं रहना है, वो इंडिया छोड़ के कोई और कंट्री बनाना है. So these movements are called as separatist movements. Then challenges like separatist movements and issues of Northeast India. So Northeast India, there are 8 states in Northeast India, जो सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ऐसे 8 स्टेट्स है. तो इन स्टेट्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स है. यहाँ के लोग ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, आदिवासी लोग हैं. तो उनके अलग कल्चर है, उनका अलग एथनिसिटी है, उनका अलग कल्चर है. सो वो लोग अलग कंट्री के लिए भी डिमांड कर रहे थे. सो लेट अस सी हाउ इंडियन गवर्नमेंट हैज रिएक्टेड टू दैट डिमांड्स एंड हाउ दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स. So we'll study about communalism. Communalism means division of the society on the basis of religion. Religion यूज करके हम जब भी सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगाते हैं, सो दैट इज कम्युनलिज्म. एंड रीजनलिज्म. सी, इंडिया में 29 स्टेट्स है. सो एवरी स्टेट, पीपल लिविंग इन दैट स्टेट आर फीलिंग प्राउड अबाउट दैट स्टेट. सी, जैसे महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो पहले अपने आप को मराठी करके ट्रीट करते हैं. बिफोर इंडियन दे आर ट्रीटिंग देमसेल्फ एज मराठी. दैट इज रॉन्ग, बट देर आर पीपल हु आर हैविंग सम प्राइड अबाउट देयर रीजन. सो हर एक रीजन के लोग अपने अपने रीजन के बारे में प्राउड फील करते हैं. सो पीपल फ्रॉम तमिलनाडु आर फीलिंग प्राइड अबाउट बीइंग अ तमिल, और पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र आर फीलिंग प्राइड बीइंग अ मराठी. सो all the regions in India are having, some regions are more developed, some states are more developed, some states are not that much developed. So ये रीजनलिज्म है. जैसे एक स्टेट अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानता है, दूसरा स्टेट को ये इंफीरियर मानता है. तो ये रीजनलिज्म, ये भी प्रॉब्लम है इंडिया में. सो वी विल सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट इंडियन कंट्री और इंडिया इज फेसिंग एंड हाउ द प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड. फर्स्ट टॉपिक इज द अनरेस्ट इन पंजाब. अनरेस्ट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब था, वहां का पीस मेंटेन नहीं था. सो देयर वाज नो पीस इन पंजाब. सो वी विल सी फर्स्ट इज द अनरेस्ट इन पंजाब. अकाली दल was the major political party in Punjab. Even today Shiromani Akali Dal is the major political party in Punjab. In 1973 the Akali Dal passed the Anandpur Sahib resolution. See, Anandpur Sahib is a place, it is a place in Punjab. So they passed the resolution. Resolution means declaration. उन्होंने कुछ points बनाए उसमें कि ये उनके डिमांड थे. Anandpur Sahib resolution. The following demands were made in this resolution. First demand was Chandigarh should be made part of Punjab. See, you must be knowing that Chandigarh is a union territory. पंजाब और हरियाणा एक ही स्टेट थे. So कुछ सालों बाद पंजाब से हरियाणा अलग हो गया. हरियाणा में ज्यादा लोग हिंदी बात करते. So that states were divided between Punjab and Haryana. But both Punjab and Haryana were demanding for Chandigarh. So पंजाब को भी चंडीगढ़ चाहिए था और हरियाणा को भी चंडीगढ़ चाहिए था. चंडीगढ़ दोनों का कैपिटल है. चंडीगढ़ को हमने अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया है.
सो पंजाब के पास भी पूरी तरह से चंडीगढ़ नहीं है और हरियाणा के पास भी नहीं है. सो चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी. जो यूनियन टेरिटरी होता है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. सो पंजाब, पीपल इन पंजाब आर डिमांडिंग फॉर चंडीगढ़. चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब. सेकेंड डिमांड वॉज द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट्स शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेट्स ऑफ पंजाब. सो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं जहां रहते हैं वो जगह भी पंजाब में इंक्लूड होना चाहिए था. दैट वाज द सेकंड डिमांड. थर्ड डिमांड वाज recruitment of people from Punjab in the Indian army should be increased. So more people should be recruited in Indian army, and more autonomy should be given to the state of Punjab. More autonomy means more power, more decision making power should be given to the people of Punjab or state of Punjab. मतलब पंजाब के या पंजाबी लोगों के लिए जो भी डिसीजन लेना है ये ज़्यादा पावर पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास. दिस वर द डिमांड्स. Akali Dal came into power in Punjab in 1977. So 1977 Akali Dal came into power. Akali Dal का गवर्नमेंट आया. While taking charge, while they formed a government, they asked for the largest share of river water for Punjab, holy status to Amritsar, along with their old demands. So उन्होंने और 2 डिमांड्स ऐड कर दिए. फर्स्ट डिमांड इज लार्जर शेयर ऑफ रिवर वाटर. सी पंजाब में से 5 रिवर जाती है, सतलज, चेनाब, रवि, बियस और झेलम. ये 5 रिवर पंजाब से फ्लो करती है. तो ये पंजाब होकर बाद में पाकिस्तान में जाती है. सो पीपल इन पंजाब और गवर्नमेंट इन पंजाब वे डिमांडिंग फॉर मोर रिवर वाटर शेयर. वो जो वाटर का ज़्यादा शेयर पंजाब को मिलना चाहिए. दैट वेर द डिमांड. एंड सेकेंड डिमांड वॉज होली स्टेटस फॉर अमृतसर. अमृतसर सिटी इज़ वेरी होली फॉर पंजाबीज और सिख्स. वहाँ गोल्डन टेम्पल है, तो ये बहुत होली प्लेस है. सो दे वर डिमांडिंग फॉर होली सिटी स्टेटस. ऐसे बहुत कम सिटीज़ है इंडिया में जिनको होली सिटी का स्टेटस दिया हुआ है. जैसे काशी, ये होली सिटी है, और वाराणसी, इट इज़ अ होली सिटी. सो सेम दे वर डिमांडिंग फॉर अमृतसर. In 1980, the movement for independent Khalistan means independent country for Punjabis. जो सिख लोग हैं उनके लिए अलग कंट्री का डिमांड कर रहे थे, दैट इज खालिस्तान. इंडिपेंडेंट खालिस्तान took roots in Punjab. During this period, the leader of Akali Dal was Sant Harcharan Singh. Sant Harcharan Singh was the leader of Akali Dal. Sant Harcharan Singh Longowal. He used to direct his activists from Golden Temple to stage protest. On the other side of Golden Temple, armed followers and started gathering around staunch Khalistani supporter Sant Janrail Singh Bhindranwale. So there were 2 leaders. First was Sant Harcharan Singh Longowal. He was leader of Akali Dal. So he was uniting all the people. सभी लोगों को एक साथ करके वो पंजाब के लिए अलग डिमांड्स करने के लोगों को उकसाते थे. Then there was one more leader. He was a militant or he was having arms. तो ये आर्मी बनाया था उन्होंने खुद का. The leader's name is, he was staunch Khalistani supporter. He was strong supporter of Khalistan. ये अलग खालिस्तान के लिए डिमांड कर रहे थे. So his name is Sant Janrail Singh Bhindranwala. During that period, terrorist activities had begun. Bhindranwale was arrested in 1981, accused of murder of newspaper editor Lala Jagat Narayan. So there was a newspaper editor Lala Jagat Narayan. So Bhindranwale, उनके ऊपर शक था कि उन्होंने उनका इन्वॉल्वमेंट है लाला जगत नारायण के मर्डर में. So he was arrested. After this incident, situation worsened. Due to this development, president's rule was imposed in Punjab. So after his arrest, lot of riots happened in Punjab. So because of the riots, गवर्नमेंट का जो फेलियर हो गया, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लोगों को. सो बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर कर दिया. Bhindranwale went to stay at religious place called Akal Takht. So there is a place called as Akal Takht. There is a building called as Akal Takht near Golden Temple. अगर आप गोल्डन टेम्पल का मैप देखो, गोल्डन टेम्पल का फोटोग्राफ देखोगे तो गोल्डन टेम्पल के पास एक जगह है या बिल्डिंग है, उसका नाम है अकाल तख्त. So Bhindranwale, when he was released from jail, so he went and he stayed in Akal Takht. Bhindranwale's followers captured the Golden Temple and built a barricade of sandbags over there. So after some time, Bhindranwale's supporters, उनके जो supporters थे, जो आर्म्स उनके पास वेपन्स थे, गन्स थे, उन लोगों ने गोल्डन टेम्पल को पूरा अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ सैंड बैग्स लगा के बैरिकेड्स बना दिए. So the area looked like fort. This greatly disturbed the peace in Punjab. It was major challenge to Indian democracy. So इंडिया के अंदर एक स्टेट में कुछ लोग
अपने खुद का आर्मी बना दिया था उन्होंने, और ये अपने अलग कंट्री के लिए डिमांड कर रहे थे. तो दिस वाज मेजर चैलेंज फॉर इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन कंट्री. So let us see how the problem was solved. So there was a operation name is Operation Blue Star. ये कोड नेम होते हैं आर्मी के ऑपरेशन के. जो भी आर्मी कोई अटैक करता है तो ये उस ऑपरेशन के कोड नेम होते हैं. सो नेम ऑफ द ऑपरेशन वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार. द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ गोल्डन टेम्पल वाज इंटरेस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्रार. सो कुलदीप सिंह ब्रार ये खुद भी सिख थे. इंडियन आर्मी ने उनको पावर दे दिया कि आप उनको कंट्रोल दे दिया. सो ही वाज गिवन द टास्क टू किल द टेररिस्ट और टू रिमूव द टेररिस्ट बैक फ्रॉम गोल्डन टेम्पल. गोल्डन टेम्पल से टेररिस्ट को हटाने का उनको काम दिया. सो कुलदीप सिंह ब्रार himself was a Sikh or himself was a Punjabi. On the morning of 3rd June 1984, the mission Operation Blue Star started. The operation ended on 6th June. So 3 दिन में operation end हो गया. So during that operation, Indian Army went inside the Golden Temple and they have killed General Singh Bhindranwala and his supporters. So in this military operation, the Indian Army functioned with great restraint. The operation ended with death of Bhindranwale and other terrorists. In 1986, an operation had to be conducted against the terrorists in the Golden Temple once more. So first operation Blue Star हुआ. So ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंडियन आर्मी ने बहुत पेशेंस से काम लिया. देयर वर सम कॉमन पीपल आल्सो हु वर लिविंग इन गोल्डन टेम्पल. उनको भी कुछ लोगों को तंग किया गवर्नमेंट ने. दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट मेनी इनोसेंट पीपल वेर आल्सो हरास्ड बाय गवर्नमेंट. बट स्टिल if you compare with other countries, still Indian army had worked with lot of patience. So again in 1986, 1983, 1984 में जो ऑपरेशन एंड हो गया. बट आफ्टर सम टाइम अगेन militants or again terrorists went inside Golden Temple and they tried to capture the Golden Temple. So again operation was done in 1986. The name of the operation is Operation Black Thunder. After the action was taken, the process of establishment of peace in Punjab picked up momentum. तो ये एक्शन हो गया तो वहां के टेररिस्ट को एंड कर दिया. इवन टुडे देयर आर सम पीपल इन पंजाब हु आर डिमांडिंग फॉर सेपरेट खालिस्तान. जो अलग खालिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग बच गए. इंडियन गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड पीस इन पंजाब. सो देयर वर 2 ऑपरेशंस दैट वर डन इन 1984 टू किल जनरल सिंह भिंडरवाला एंड हिज सपोर्टर्स. ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज डन. 2 साल के बाद वापस वहां जाके टेररिस्ट छुपने लग गए, वापस जमा होने लगे. So again Indian Army called the operation. The operation name is Operation Black Thunder. Indian Army along with the Punjab Police and other paramilitary forces, they did one more operation, that is Operation Black Thunder. So because of these operations, lot of people were killed who were involved in terrorist activities, and ultimately peace was maintained in Punjab. See, what is the reason Operation Black Thunder or Operation Blue Star is given? So a military expedition taken up with particular objective is called as operation. अगर कोई हमें ऑब्जेक्टिव दिया है, जैसे कोई टेररिस्ट छुपे हुए हैं, हमें उनको मारना है या आर्मी के लोगों को मारना है, देन दे आर गिविंग दैट नेम. पूरा जो ऑपरेशन चलता है उसको एक नाम देते हैं. सो ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज एन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अंडरटेकन टू evict or remove or kill the terrorists hiding in Golden Temple. Next, we will see what were the issues in Northeast India. So Northeast India is having 8 states. So Northeast India consists of 8 states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. International borders of India touch each of the states to varying extent. So international borders मतलब बांग्लादेश से, म्यांमार से या भूटान, उन सब कंट्रीज से इन स्टेट्स का बॉर्डर मीट करता है. These states are different with respect to ethnicity. Ethnicity means their culture. इन लोगों का अलग अलग कल्चर है, कुछ लोगों का अलग कल्चर है, वहाँ के सभी लोगों का अलग अलग कल्चर है. दे आर हैविंग different beliefs, they are worshipping different god, they are speaking different languages. So they are speaking different languages, they are having cultural diversity. The first prime minister of independent India, or first prime minister is Jawaharlal Nehru, took their lead in bringing the tribes together living in this area into the mainstream of the country. So इस एरिया में ज्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं. उनका कल्चर अलग है, वो मॉडर्न मेन स्ट्रीम के साथ नहीं आते. जो हमारे कंट्री में जो हम मॉडर्न लोग बोलते हैं कि दे आर हैविंग मॉडर्न एजुकेशन, दे आर यूजिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजी. सो दिस पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू टू ग्रेट इनिशिएटिव टू ब्रिंग दिस पीपल टू एंटायर इंडिया. सो उनको इंडिया के साथ यूनाइट करने का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कोशिश किया. सो इन 1954 he formed a Northeast Frontier Agency or NEFA, comprising of territories of Sino-Indian borders. Sino-Indian border means
इंडिया एंड चाइना बॉर्डर. सो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया बोलते थे. So, towards the north of Assam, Nehru took the position of bringing about the development of hundred of tribes in this part while preserving their culture. So, Nehru took initiative to bring all the tribes to mainstream. So, उनको mainstream में लाने का कोशिश किया, लेकिन उनके कल्चर को प्रिजर्व करके, उनका कल्चर जैसे है वो वैसे ही फॉलो करेंगे. तो उनका कल्चर को हम हाथ नहीं लगाएंगे, तो वो कल्चर वैसे ही रहेगा, बट वी आर गिविंग देम मॉडर्न एजुकेशन, वी आर गिविंग देम जॉब्स, so that they can also come in mainstream India. So special provisions have been made with respect to these areas in 6th schedule of Indian Constitution. See, India के constitution है उसमें 12 schedules है. So उसमें 6 schedule है. According to 6th schedule there are some laws, there are some rights given to this people. ये जो tribal area है उनको protect करने के लिए हमने कुछ rules बनाए. इंडिया का सिटीजन या नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको छोड़ के, उनको इग्नोर करके अगर दूसरा सिटीजन इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन वहां जाके वहां का जमीन नहीं खरीद सकता है. ही कैन टेक दैट प्रॉपर्टी ऑन लीज और रेंट, बट ही कैन नॉट बाय दैट प्रॉपर्टी. सो देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस दैट आर पुट बाय इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? क्योंकि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो ट्राइबल लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. So, according to 6th schedule, the Indian Constitution has put some restrictions or some provisions are done. So, in 1965, the responsibility of administrating the areas was given to Ministry of External Affairs. जो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनको वहां का देखभाल करने के लिए काम दिया था. The Northeast Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in economic and social spheres, interstate transport, electricity, flood control. So, वहां का डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहां ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करता है. So from Arunachal Pradesh and Assam, Brahmaputra river is flowing. So Brahmaputra river is bringing lots of water. So because of this, there is flood every year in the northeast area. But because this northeast area does not get media coverage, because of this we don't know about these floods. हर साल वहाँ फ्लड आता है, लेकिन मीडिया वहाँ का कवरेज नहीं देता है. हम कोई फालतू चीज़ों में मीडिया इंटरेस्टेड है इंडिया का. तो ये जो मेजर इश्यूज है इनके बारे में मीडिया में कुछ नहीं आता है, इसलिए हमें पता नहीं होता है. But every year Brahmaputra river is flooded and people of Assam are losing their life, losing their property. Every year lakhs of rupees is happening. So because of this, there were various development that were done. Flood control, electricity, transport, interstate transport, roads बनाए, railways आज तक भी कुछ जगह है वहाँ railways नहीं पहुँचे हैं. So lots of development was done by Indian government. So we will see about each state in Northeast India, what were the problems and how the problems were solved by the government. First, we will start with Mizoram. So tribes in Northeast India have ancient history. When India became independent, the government had administrative autonomy to districts of Mizo majority areas of Lusai Hill. So there are some hills in this area, Garo, Khasi, Jaintia or Lusai Hills. So Lusai Hills के पास जो लोग रहते हैं, they are Mizo people. They are having Mizo majority people. So Mizo tribes है. So they were given administrative autonomy, they were given power to take decisions for their. So उनके लिए जो भी डिसीजन लेना है वो लोग दे सकते हैं, वो लोग ले सकते हैं. ऐसे हमने उनको ऑटोनॉमी दिया, ऐसे हमने उनको पावर दिया था. So when the States Reorganization Commission was appointed in 1954, the expectations of Mizo people in the area grew. See 1954 में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया के सामने कि जो इंडिया है ये इंडिया को 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया था. इंडिया जब भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा तो इंडिया का 3 हिस्सों में डिवीजन हुआ. फर्स्ट इज इंडिया, मतलब इंडिया को जो पार्ट मिला जो ब्रिटिश कंट्रोल करते थे. दूसरा पार्ट गया पाकिस्तान के पास और तीसरा पार्ट था प्रिंसली स्टेट्स. जो राजा लोग थे उनके जो प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे रजवाड़े थे उनको इंडिपेंडेंस मिल गया. ब्रिटिश लोगों ने उनको इंडिपेंडेंस दे दिया कि आपको कहाँ जाना है आप जा सकते हो. कुछ लोगों को इंडिया में जाना था, कुछ लोगों को पाकिस्तान में जाना था. सो दे वर गिवन फ्रीडम. But after independence, after 1947, when Sardar Patel became the Prime Minister of India, when Sardar Vallabhbhai Patel became Deputy Prime Minister और he was Home Minister of India, तो उनके वजह से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में आ गए. इंडिया में आने के बाद इंडिया जो अभी हमारा कंट्री है वो इंडिया कंट्री था. सो नाउ देयर वाज प्रॉब्लम दैट हाउ शुड वी डिवाइड द कंट्री. कैसे हम डिवाइड करें कंट्री को. बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे कल्चर फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं. सो कैसे हमें अपने कंट्री का डिवीजन करना चाहिए.
So because of to solve this problem, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, रीऑर्गेनाइज मतलब स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, तो वैसा एक कमीशन बना था. तो उस कमीशन का जब भी काम चल रहा था तो मिजोरम के जो लोग थे उनको लगा था कि हमें भी अलग स्टेट मिलेगा. सो मिजो पीपल विल गेट डिफरेंट स्टेट. बट मिजो लीडर स्टार्टेड डिमांडिंग इन ऑटोनोमस मिजो प्रोविंस. मिजो प्रोविंस मीन्स उस प्रोविंस में सिर्फ मिजो ट्राइब के लोग रहेंगे. In 1959, the territory of Mizoram experienced severe drought. So drought means सूखा पड़ता है वहाँ, दुष्काल. So during this famine, so because of less water, food is also not growing. So famine like situation. सूखा मतलब वहाँ पानी नहीं है. Famine मतलब वहाँ खाने के लिए नहीं है. So Mizo leader Lal Denga served the common people a lot. So during this famine or during this drought, Mizo leader Lal Denga helped the people. So because of this help, he became very popular in Mizoram. In 1961, Lal Denga established an organization called Mizo National Front or MNF. He established an organization MNF. He asked for Greater Mizoram, an independent nation carved out of Tripura, Manipur and Mizo majority. So Mizo लोग है, Mizo जो ट्राइबल लोग है, उनके लिए वो अलग कंट्री का डिमांड कर रहे थे लाल डेंगा. सो ही वाज डिमांडिंग फॉर सेपरेट कंट्री और इंडिपेंडेंट मिजोरम, ग्रेटर मिजोरम. So in March 1966, Mizo National Front announced the emergence of independence Mizoram. So उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो मिजो एरिया है ये अलग कंट्री है. So they were having their own army, they were running their own government, they were not listening to Indian government. Indian government को मानते भी नहीं थे. So Prime Minister Indira Gandhi handled the situation firmly and suppressed the rebellion. जो rebellion था, जो उनका उठाव जैसे हम बोलते हैं, जैसे उन्होंने गन लेके इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे. So इंदिरा गांधी ने वहाँ आर्मी भेज के वो rebellion को क्रश कर दिया, उनको स्टॉप कर दिया. सो when the situation calmed down in 1972, Mizo majority area were given the status of union territory. तो Mizo majority मतलब जहां Mizo ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं उनको सेपरेट यूनियन टेरिटरी का डिमांड, सेपरेट यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया. सो टिल नाउ और टिल देन मिजोरम वाज नॉट अ सेपरेट स्टेट, इट वाज अ यूनियन टेरिटरी. So in 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi had agreed with the Mizo National Front and Mizoram was given the status of separate state. So Mizo National MNF का राजीव गांधी ने बात मान लिया और उनको फुल फ्रेश स्टेट बना दिया. लाल डेंगा became the chief minister of the state. So जब भी वहाँ इलेक्शन हुआ, so लाल डेंगा who helped the people in during drought and famine, he became the chief minister of Mizoram. So this was the case of Mizoram. We have seen how there were problems in Mizoram. But after that, the problems were solved. Now there is democracy in Mizoram. Now people are voting in good number in election. They are united to India. There are some people who are still demanding for separate country, but that people are very less. And if some demands are there, then government is very much capable. They are crushing that demand. So now majority of the people of Mizoram are happily living in India. Next is Nagaland. The Naga tribe in northeast India is known as martial tribe. Martial tribe मतलब लड़ाऊ जो योद्धा tribe होता है. So they were martial tribe. The Naga tribe had settled in eastern Himalayas, Naga Hills, border areas of Assam and Myanmar. So जो हिमालय हमारा है वो कश्मीर से स्टार्ट होता है और ये असम या असम, अरुणाचल प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ एंड होता है. नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है हिमालय का उसे हम पूर्वांचल बोलते हैं क्योंकि वो ईस्ट पूर्व में आता है. इन इंग्लिश पूर्व मीन्स ईस्ट, सो पूर्वांचल बोलते हैं. सो दिस पीपल हु आर लिविंग इन ईस्टर्न हिमालयास और पूर्व हिमालय और ईस्टर्न हिमालयास, नागा हिल्स, बॉर्डर एरियाज ऑफ आसाम, म्यांमार, दिस पीपल आर नागा पीपल. ये जो ट्राइब है, जैसे हमने मिजोरम की केस में देखा तो मिजो वॉज अ ट्राइबल एरिया. जैसे हमारे यहाँ धनगर है या आदिवासी ट्राइब्स है, जैसे वहाँ वारली ट्राइब है जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वैसे वहाँ मिजो ट्राइब और नागा ट्राइब. सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट नागा ट्राइब. सो इन 1946 some educated Naga youth established an organization and made a demand for separate Nagaland or independent state of Nagaland. That organization name was Naga National Council or NNC. They were led by Angami Zapu Fizo. He was the leader. So in case of Mizoram, we have seen Lal Denga was the leader. Here the leader was Angami Zapu Fizo. In 1954, the Naga National Council announced the establishment of independent federation of Nagaland. So उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा अलग कंट्री, अलग स्टेट है. But government of India has not recognized that state. But they still they declared that this Nagaland was a different country or different state. In 1955, skirmish happened between local Nagas and the soldiers of Assam Rifles.
सो लोकल नागा पीपल थे उनके, और आसाम राइफल्स इज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी का एक बटालियन है, इंडियन आर्मी का एक पार्ट है, आसाम राइफल्स नाम है उसका। सो उन दोनों के बीच में स्क्रिमिशेस हुए या फाइट्स हुए। मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन टू सप्रेस द फाइट्स। सो मिलिट्री एक्शंस ले लिया, मिलिट्री ने वहां जाके जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे उनको किल कर दिया, उनको स्टॉप कर दिया। Several rounds of discussion took place between central government and Naga National Council. Central government decided to give the Naga majority state of union territory. So union territory वापस बना दिया नागालैंड को। Nagaland was made a full-fledged state on 1st December 1963 by putting together the Naga majority territory and part of Tunsang. So नागा मेजोरिटी जो लोग हैं, जहाँ नागा मेजोरिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, उन एरियाज को अलग करके उनको अलग स्टेट बना दिया हमने। So that happened in 1963. Now still in Nagaland also there are some people who are demanding for separate country. They are having terrorist organizations. They are hiding in Myanmar में छुप जाते हैं और इंडिया के जो सोल्जर्स है या इंडिया के जो पुलिस है उनको अटैक करते हैं। But if you see the situation there now, that government has successfully stopped that terrorist. बहुत सारे terrorists को मार भी दिया गवर्नमेंट ने। So now the situation is under control. Now majority of the people of Nagaland are happily living in India. Next is Assam. In 1983. There was an intense agitation staged by all Assam Students Union and Assam Gana Sangram Parishad over the question of dominance of Assam of Bengali migrants. See, 1971 में आपको पता है कि बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ. So during that war, many Bangladeshis came to India. So they came to India as refugees. उनको वहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो वो उन लोगों ने वो जगह छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में आ गए अपनी जान बचाने के लिए. So they came to India. Most of these people, around 1 crore people were living in Assam. Illegally वो इंडिया में एंटर करके और वहाँ आसाम में रहते थे. जैसे आसाम में पहले ज़्यादा लोग ट्राइबल लोग थे. अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि एक एरिया में या एक गांव में पहले बहुत सारे लोग रहते, ट्राइबल लोग रहते, कुछ लोग बिना बताए उनके गांव में जाके रहने चले गए. सो उन दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे. सो सेम हैपेंड इन आसाम. So there were some organizations called as Assam Gana Sangram Parishad and All Assam Students Union. They were demanding to the government that this Bangladeshi people should be thrown out of Assam because they came illegally. कुछ परमिशन नहीं लिया, illegally आ गए. तो illegally आ गए तो उनको वहां से निकाल दो, क्योंकि ये हमारे स्टेट में illegally रह रहे. So in 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi, Central Home Minister Shankar Rao Chavan and Assamese leader Praful Kumar Mohanto signed an accord. So तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, अकॉर्ड हुआ. सो इट वाज डिसाइडेड टू सेंड द बांग्लादेशी सिटीजन्स हु हैड इन्फिल्ट्रेटेड और दे हैव इलीगली केम इन आसाम. बट इवन टुडे नन ऑफ द बांग्लादेशी हैज वेंट बैक टू बांग्लादेश. आज भी ये रह रहे. ये आज पहले ऐसा ऑफिशियल नंबर था कि 1 करोड़ बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे. नाउ द नंबर हैज गॉन अप अबव 2 crores. नाउ मेनी बांग्लादेशीज आर लिविंग इन मुंबई ऑल्सो, इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. So they are living in Mumbai, all parts of India. So this is threat to India. People are illegally living in India. So it was decided to send Bangladeshi citizens who had infiltrated in Assam. They have illegally came in Assam back to their original places. In 1986, elections were held for Assam Legislative Assembly और आसाम का जो विधान सभा का इलेक्शन हुआ. So, and Praful Kumar Mohanto, he won the election and his party Assam Gana Parishad, and he became the chief minister of Assam. Due to the democratic process, it became possible to establish peace in Assam. So like Mizoram and like Nagaland, still there are terrorist organizations in Assam. There are still fights between the Bangladeshis and the local people of Assam. There are still fights between these people. So there are riot-like situation in Assam. There is law and order situation in Assam. वहाँ हमेशा दंगे होते रहते हैं. लेकिन अगर आप बात करो तो मेजॉरिटी लोग आज भी इंडिया के साथ रहना चाहते हैं. दे आर हैप्पीली लिविंग इन इंडिया. नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश. इन 1954 NEFA was created. So we have seen North East Frontier Agency was created. In 1972 it began to be called as अरुणाचल प्रदेश. जो आसाम के जो नॉर्थ में स्टेट है उसे अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं. सो न्यू नेम वाज गिवन अरुणाचल प्रदेश. द रीजन ऑफ राइजिंग सन. So, इंडिया में जो पहला सुबह होता है अरुणाचल प्रदेश से होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एकदम ईस्ट में है. इट इज ईस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सबसे ईस्ट में पार्ट है. सो ईस्ट की तरफ से पहले सुबह होता है. सो इसे जापान को लैंड ऑफ राइजिंग नेशन बोलते हैं. वैसे इंडिया में सबसे पहला सुबह होता है अरुणाचल प्रदेश में. सो रीजन ऑफ राइजिंग सन. On 20 February 1987,
it got the status of constituent state. So ये state बन गया इंडिया का. During the period from 1960 to 2000, Northeast India has progressed towards more mature democracy. This area is on the path of progress through industrialization, spread of education, etc. So many people in Assam or many people in Mizoram, Nagaland, Manipur, Meghalaya, all other states of Northeast India, they are living in India. There were lots of development that was done by Indian government. Railways are not now started. Roadways are built. There are many industries that are in Assam. There are many educational institutes. Assam, Guwahati में IIT भी establish कर दिया government ने. So because of this efforts taken by government, because of industrialization, because of spread of education, now people in Northeast India are happily living in India. But even today, there are many issues, like there are no roadways connection, there are no railways connection. Many people are not getting jobs in that area. So even today there are problems. But Indian government is trying hard to take these people together with us. See, even today when we see these people, जब भी हम इन लोगों को, जैसे उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है, उनका जो लुक्स अलग होता है, जैसे हम उनको देखते हैं हमारे यहाँ जब भी दिखते हैं वो, तो हम उन्हें नेपाली या चाइनीज करके बुलाते हैं. तो दैट इज रॉन्ग. दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. जैसे हम सिटीजन है इंडिया के, सेम दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया. सो व्हेन पीपल ऑफ इंडिया, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बाहर के लोग जब भी उनको अपने जैसा इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, तभी वो लोग अपने साथ एक साथ आ सकते हैं. सो it is not good that we are calling them as Nepalis or we are calling them as Chinese. They are Indians, so we should treat them as equal citizens. So if they are getting that treatment, then they will feel that they are a part of India and they will live happily in India. So hope you have understood this part. In the second part, we will talk about Naxalism, we will talk about communalism, regionalism, and what are the other problems India is facing, or what are the other challenges India is facing. So if you have understood this part, please share the video with your friends. And please subscribe to the channel. Also tell your friends to subscribe to this channel. And thank you for watching.